हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर आशुतोष चौबे। आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी में न्यूमेरिकल्स देखेंगे। दो न्यूमेरिकल्स हमने देखे थे, आज तीसरे न्यूमेरिकल के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि किस किस तरीके से वेराइटीज आती हैं न्यूमेरिकल्स में। ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं और क्वेश्चन रीड करने के बाद जो जो गिवन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, नोट डाउन करते जाएंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स का। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। टू अनइक्वल masses of 3 kg and 2 kg are attached at two ends of a light inextensible stream passing over a smooth pulley as shown in the figure. If the system is released from rest, find the work done by the stream on both the block in 2 seconds. Take G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोगों को जो क्वेश्चन दिया गया है वो पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए इधर यहां पे बोल रहा है ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा पुली है और ये गिवन है 2 kg एंड 3 kg के मास दिए गए हैं। अब बोल रहा है कि सिस्टम को रिलीज फ्रॉम रेस्ट। रिलीज फ्रॉम रेस्ट का मतलब है कि हमारे पास एक गिवन डेटा आ गया, u की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी जब हम कंसीडर करेंगे उसकी वैल्यू आ गई 0 और क्वेश्चन में ए भी दिया हुआ है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमें कैलकुलेट करना है कि वर्क डन किसके द्वारा, टेंशन फोर्स के द्वारा दोनों ही ब्लॉक पे कितना किया गया। ध्यान दीजिए, वर्क डन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब कभी भी हमसे पूछा जाए कि कैलकुलेट वर्क डन, तो हमारा पहला वर्क होता है यह पता करने का कि वर्क डन किस फोर्स के द्वारा हमसे पूछा जा रहा है। अगर हमसे यह बोल रहा है कि वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय नॉर्मल, तो फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई द फोर्सेस। हमने फोर्स को आइडेंटिफाई कर दिया है और क्वेश्चन में वो गिवन है कि आपको टेंशन फोर्स के द्वारा कैलकुलेट करना है वर्क डन। बट ध्यान दीजिएगा, टेंशन फोर्स का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में गिवन नहीं है। दूसरी बात, जब कभी भी हम लोग चर्चा करेंगे वर्क डन की तो डिस्प्लेसमेंट पिक्चर में आएगा ही। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट वे में डिस्प्लेसमेंट आपको नहीं गिवन है। क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे टाइम दिया हुआ है। अब आप देखेंगे जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, t गिवन है हमारे पास और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम लोग क्या करते थे, पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते थे और एक बार एक्सेलरेशन की वैल्यूज कांस्टेंट आ गई तो वहां से हम समझते थे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन की हेल्प से हम कैलकुलेट कर पाएंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक्स और ऑब्जेक्ट। मतलब क्वेश्चन में दो सोचने वाली बातें हैं, जिस फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना है वो आपको गिवन नहीं है। दूसरी बात, डायरेक्टली आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आए जेई में या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में तो किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहला काम आपका होगा कि इन ब्लॉक के ऊपर लगने वाले फोर्सेस की आप चर्चा कीजिए कि इनके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं और इनके एक्सेलरेशन के डायरेक्शन क्या होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो मैं पहले फोकस करूंगा एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने पे। ध्यान दीजिए, अब इस सिस्टम को एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। सपोज कीजिए कि ये एक पुली है और इस पुली के ऊपर से एक रस्सी मैंने पास कराया और इस रस्सी के एक एंड पे, इस वाले हाथ पे मैंने एक बहुत भारी ऑब्जेक्ट, आप सपोज कर लीजिए गैंडा, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, आप गैंडे को इस साइड में हमने बांध दिया और दूसरे साइड में किसी एक छोटे ब्लॉक
या हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं तो एक बच्चे को हमने बांध दिया और ये पूरा का पूरा सिस्टम एक टेबल के ऊपर रखा गया है। मतलब ये पुली है, इस पुली के इस वायर से बच्चा कनेक्टेड है, इस पुली के जो यही वायर ऊपर से आ रहा है इस साइड में गेंडा कनेक्टेड है और ये सारे एक टेबल पे हैं। सोचिए, इस टेबल को जब मैं हटा दूंगा, क्वेश्चन बोल रहा है इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। जैसे ही टेबल को हटाया जाएगा, आप कल्पना कीजिए क्या होगा। ये जो भारी है गेंडा, ये नीचे आएगा और जैसे जैसे वो नीचे आएगा वैसे वैसे ये बच्चा ऊपर जाएगा। मींस जिस एक्सेलरेशन से ये डाउनवर्ड आएगा, सेम एक्सेलरेशन से ये अपवर्ड जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मतलब हमें समझ में आई कि एक पुली पे अगर एक रस्सी को, वायर को, केबल को पास कराया जाए और एक लाइट ऑब्जेक्ट और एक हैवी ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर दिया जाए उनसे, तो जिस एक्सेलरेशन से हैवी ऑब्जेक्ट नीचे आएगा उसी एक्सेलरेशन से लाइट ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। मतलब हमें समझा कि मैग्नीट्यूड का, हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की, तो वो दोनों के लिए सेम रहेगा बट डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। ध्यान दीजिए, मतलब हमें समझ में आया कि ये जो 3 kg का ब्लॉक है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा ए एक्सेलरेशन से, तो ये भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ए एक्सेलरेशन से। मतलब हमें सबसे पहली बात समझ में आई कि 3 kg का ब्लॉक जिस एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जाएगा, सेम एक्सेलरेशन से, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ये 2 kg का ब्लॉक अपवर्ड जाएगा। चलिए, एक बात हमें समझ में आ गई। अब देखते हैं इस 3 kg और 2 kg के ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। सबसे पहले जब हम लोग फोर्स की बात करेंगे तो सेल्फ वेट की बात करते हैं, और आपको मैंने बताया है कि सेल्फ वेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज mg। मतलब सेल्फ वेट चाहे ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे हो या हॉरिजॉन्टल पे हो या वर्टिकली हैंग कर रहा हो, सारे कंडीशन में ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो देखिए, इस 3 kg का सेल्फ वेट डाउनवर्ड में आएगा, इस 2 kg का भी सेल्फ वेट डाउनवर्ड में आएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ हम लोग ऐसा कर लें कि इस ब्लॉक को m1 और इस ब्लॉक को m2 एज्यूम कर लें। इससे क्या होगा कि जो एक्सेलरेशन और टेंशन का फॉर्मूला आएगा वो हमें नोटेशन में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको एज्यूम करूं m1 2 kg वाले ब्लॉक को, हमने लिखा यहां पे m1 इज इक्वल टू 2 kg और बाजू में आपने लिख दिया से, आपने एज्यूम किया, एंड m2 इज इक्वल टू हमने ले लिया 3 kg और ये हमने एज्यूम कर लिया से। ध्यान दीजिए, अगर ये m2 है तो नीचे में लगेगा m2 इंटू जी सेल्फ वेट। सेम वे में इसमें लगेगा सेल्फ वेट डाउनवर्ड और वो लगेगा m1 इंटू जी। मतलब आपको समझ में आई कि दोनों ही ब्लॉक में जो मेरा सेल्फ वेट होगा वो डाउनवर्ड होगा और उसको हमने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए, अगर मैं 3 kg ब्लॉक के बारे में चर्चा करूं तो 3 kg पे एक वेट इसका डाउनवर्ड लग रहा है। ये 3 kg का ब्लॉक किसी सरफेस पे रखा गया नहीं है, नहीं ये किसी सरफेस को प्रेस कर रहा है, इसलिए याद रखिए यहां पे कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा। तीसरी बात, अगर 3 kg के ब्लॉक को देखूं तो कोई एक्सटर्नल फोर्स भी इसके ऊपर अप्लाइड नहीं है, तो उस फोर्स F को भी मैं नहीं लिखूंगा। अब इसमें और कौन सा फोर्स आएगा, ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग जब ये 3 kg डाउनवर्ड जाएगा
तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ध्यान से सुनिएगा, टेंशन फोर्स की बात कर रहा हूं। टेंशन फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट से अवे लगता है, ये याद कर लीजिएगा। इसका एक एग्जांपल देता हूं। एक रस्सी लीजिए और रस्सी के दोनों एंड को आपने जोर से पकड़ा और इसको फिर आउटवर्ड आप इसको खींचना शुरू कीजिए। जब ये रस्सी टाइट होगा, जब ये कंडीशन में आएगा और इसको आप पुल करेंगे दोनों डायरेक्शन में, तो आपके दोनों हैंड पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, इस पे इस डायरेक्शन में और इस पे इस डायरेक्शन में होगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसमें मैंने एक रस्सी बांधी और इसको मैं खींचूंगा, तो रस्सी में जो टेंशन फोर्स लगेगा इस ऑब्जेक्ट से वो अवे लगेगा। तो हमने बोला टेंशन का फोर्स का डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होता है, ये याद कर लीजिएगा। अब इस 3 kg पे टेंशन का फोर्स मार्क करूं तो ये अवे डायरेक्शन में T हो गया। सेम वे में अब 2 kg के ब्लॉक की बात करें जिसको हमने M1 माना है, तो इसका सेल्फ वेट डाउनवर्ड, इसमें भी टेंशन अवे लगा और ये टेंशन लगा T। यहां पे एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि सर इन दोनों में सेम टेंशन क्यों लगा? तो ये सारे फंडे हम लोगों ने पुली में पढ़ लिए हैं, फिर भी आपको एक लाइन में मैं बता देता हूं। अगर एक रस्सी, एक केबल, एक स्ट्रिंग कितनी भी पुली से होकर के जाए, तो थ्रू आउट सिंगल स्ट्रिंग में जो टेंशन लगता है वो T लगता है। मतलब इस पुली से एक ही केबल गया है, तो इस केबल में थ्रू आउट जो टेंशन होगा वो T होगा। इसलिए हमने इसके लिए भी टेंशन T लिखा और इसके लिए भी टेंशन T लिखा। हमने क्या कर लिया, अभी तक हम लोगों ने 2 kg और 3 kg के ब्लॉक पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन मार्क कर लिया और हमने देखा कि इनके एक्सेलरेशन के डायरेक्शन क्या है। अब सुनिए, अगला पार्ट हम करेंगे न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करने में कुछ लोग इसको, जब आप इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इसको हम लोग डीएलएम से भी सॉल्व करते हैं और कुछ लोग इसको एनएलएम से भी सॉल्व करते हैं। हम लोग यहां पे इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर मैं बोलूं M1 जो मेरा ब्लॉक है, इस ब्लॉक के लिए न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना चाहूं, सेकेंड लॉ, तो मैं कैसे अप्लाई करूंगा? न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने में बच्चों को बहुत सारी परेशानियां होती हैं। याद रखिएगा, केवल एक ब्लॉक का M1 का मैं इक्वेशन लिख रहा हूं और जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं ऐसा आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे आपका एनएलएम का इक्वेशन का प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। तो अच्छे से इसको देखिएगा, ध्यान दीजिए क्या मैं बोल रहा हूं। सबसे पहली बात, एनएलएम लिखते समय आप अपने आप से पूछेंगे कि जिस ब्लॉक के लिए मैं न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर रहा हूं, उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है? याद हुई बात आपको? आप अगर M1 के लिए एनएलएम लिख रहे हैं तो आप अपने आप से पूछेंगे कि M1 का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है? आपने देखा कि M1 का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपवर्ड है। आपने एक्सेलरेशन देख लिया। अब क्या करना है? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के फोर्स को प्लस साइन के साथ लिखना है। मतलब ए एक्सेलरेशन है 2 kg का, ये अपवर्ड डायरेक्टेड है और इस M1 ब्लॉक पे एक फोर्स अपवर्ड में लग रहा है जो कि T है। मतलब यहां पे आप ध्यान देंगे, ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जो कि T है। इसको आप प्लस साइन के साथ लिख देंगे। तो यहां पे हमने लिखा प्लस T। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जितने फोर्सेस होंगे सबको आप प्लस के साथ लिखिए। इस ब्लॉक पे एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में केवल
एक ही फोर्स लग रहा है, इसलिए हमने उस फोर्स को प्लस साइन के साथ लिख दिया। दूसरी बात, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जितने फोर्सेस हैं सारे फोर्सेस को माइनस साइन के साथ लिखिए। ध्यान दीजिए, इस M1 पे एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में केवल एक फोर्स सेल्फ वेट है जो कि अपोजिट में है, तो उसको मैं लिखूंगा माइनस साइन के साथ माइनस M1 इंटू जी। अब मैंने देख लिया कि यहां पे मेरे पास T माइनस M1G आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसको इक्वेट कीजिए मास इंटू एक्सेलरेशन से। जिस मास का आपने ये लिखा हुआ है फोर्स, उसका मास लिखिए, मास है आपका M1 और एक्सेलरेशन लिख दीजिए A। आपने देखा कि हमने M1 ब्लॉक के लिए न्यूटन्स सेकंड लॉ का इक्वेशन लिख दिया। ध्यान दीजिए, साथ साथ हम लोग करेंगे M2 ब्लॉक के लिए कितना आएगा। सबसे पहली चीज क्या पूछनी है अपने आप से, M2 ब्लॉक का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देखना है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देखिए M2 का किधर है, डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड में जितने फोर्सेस हैं सबको प्लस साइन के साथ लिख दीजिए। ध्यान दीजिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में केवल एक फोर्स है M2 इंटू जी, तो मैंने यहां पे लिख दिया M2 इंटू जी प्लस साइन के साथ। अब मैं देखूंगा कि M2 ब्लॉक पे एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में कितने फोर्सेस हैं और उन फोर्सेस को मैं माइनस साइन के साथ लिखूंगा। यहां पर केवल एक फोर्स है जो कि T है, सो मैंने यहां पे लिख दिया माइनस T, और इन सबको इक्वेट कर दूंगा मैं मास इंटू एक्सेलरेशन से। मास की बात करूं तो यहां पे मेरा मास है M2 इंटू एक्सेलरेशन A। ध्यान दीजिए, इस तरीके से एनएलएम लिखने का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि इसमें दो चीजें अननोन हैं, टेंशन और एक्सेलरेशन। और इस तरीके से जब आप इक्वेशन को लिखते हैं तो एक अननोन कैंसल आउट हो जाता है और इजिली आपको एक अननोन की वैल्यूज मिल जाती है। इसीलिए इस फॉर्मेट में मैं आपको एनएलएम लिखना सिखा रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं बोलूं कि ये मेरा इक्वेशन 1 है और ये मेरा इक्वेशन 2 है, दोनों इक्वेशन को अगर मैं जोड़ दूं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इंप्लाइज, इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, ये प्लस T है, ये माइनस T है, कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा मेरे पास M2G माइनस M1G इज इक्वल टू M1A प्लस M2A। ध्यान दीजिए, M1 और M2 की वैल्यू आपको मालूम है, G की वैल्यू क्वेश्चन में बोला है, आप ले लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा, M2 माइनस M1 अंडर ब्रैकेट G, क्योंकि G दोनों में कॉमन था, हमने कॉमन ले लिया। यहां पे अगर मैं एक्सेलरेशन कॉमन लूं तो M1 प्लस M2 आ गया। खुद से आप देखेंगे, अगर मैं A निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा M2 माइनस M1 इंटू G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और एक आपके पास अच्छा सा फॉर्मूला आ गया पुली ब्लॉक सिस्टम के लिए एक्सेलरेशन का। यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा, मैं स्टार करके लिख देता हूं इस बात को, M2 मस्ट बी ग्रेटर देन M1। M2 मेरा बड़ा है, इसीलिए यहां पे पहले मैंने M2 लिखा है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। M2 हमारा 3 kg था, M1 हमारा 2 kg था, M2 इज ग्रेटर देन M1। तो हमारे पास एक्सेलरेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया M2 माइनस M1 अंडर ब्रैकेट G अपॉन M1 प्लस M2। अब ध्यान दीजिए,
ये इक्वेशन मुझे है। अगर मैं इक्वेशन 1 की बात करूं, इक्वेशन 1 इंप्लाइज लिखूं, तो मैं क्या लिखूंगा? इक्वेशन 1 से मैं बोल सकता हूं कि यहां से t माइनस m1g ये बराबर है m1a के। तो मैं लिख पाऊंगा t इज इक्वल टू m1g प्लस m1a। ध्यान से देखिए, t इज इक्वल टू m1g प्लस m1 और a की वैल्यू ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो ये वैल्यूज आ जाएगी m2 माइनस m1 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2। अब इसको आप बड़े अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों में, तो m1 का m1 के साथ m1 स्क्वायर g प्लस m1g का m2 के साथ m1 m2g प्लस m1 का m2 के साथ m1 m2 इंटू g, तो ये भी आ गया m1 m2g। ध्यान दीजिए m1 माइनस m1 है, तो m1 स्क्वायर माइनस साइन के साथ m1 स्क्वायर और यहां से आया g होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। हमने देखा t की वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, t कितना आता है। अगर कैंसिल आउट की बात करें तो m1 स्क्वायर जी से कैंसिल हो गया और t की वैल्यू आई 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। मतलब आपने देखा कि t के लिए भी आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। अगर यहां पे हम लोग देखें तो लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ चुका था, t का फॉर्मूला आया 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मेरे पास ऑलरेडी आ गया है, वो आया है m2 माइनस m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर मैं m1 और m2 और g की वैल्यूज पुट कर दूं तो मेरे पास इजिली एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यूज आ जाएगी। मतलब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में न तो टेंशन दिया हुआ था आपको और न ही आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था, बट मैंने टेंशन भी निकाल लिया और एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर लिया। अगर ये क्वेश्चन 11th वालों को आता है, हालांकि 11th के हिसाब से थोड़ा सा टफ हो जाएगा, या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के रिटेन में आता है तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बट नीट और जेई में ये क्वेश्चन पूछा जाता है या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ऑनलाइन में पूछा जाता है, तो आप इतने सारे पार्ट नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट ये दोनों फॉर्मूला याद कर लेंगे और यहां से टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहां पे अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो 2 इंटू m1 की वैल्यूज हमने लिया है 2, m2 की वैल्यूज लिया है 3, g की वैल्यूज लिया है 10 डिवाइडेड बाई m1 लिया है 2 प्लस 3। यहां से हमारे पास कितनी वैल्यूज आ रही है, ये वैल्यूज अगर आप देखेंगे तो t की वैल्यूज आ जाएगी, मैं यहां पे लिख रहा हूं 2 प्लस 3 5 इन 10 ये वैल्यूज आ गई 2 2 4 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24 न्यूटन की ये वैल्यूज आपके पास गिवन है। 24 न्यूटन यहां से वैल्यूज पुट करने पे आ जाती है। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो m2 हमारे पास 3 है, m1 हमारे पास 2 है, g की वैल्यूज 10 है, m1 अगेन 2, m2 की वैल्यूज 3, सो a की वैल्यू सॉल्व करने पे आती है 10/5 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टेंशन की वैल्यूज 24 न्यूटन आपके पास आ गई। अगर एक्सेलरेशन हमें मालूम है तो याद कीजिए हमने क्या बोला था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हम लोगों के पास टाइम गिवन था क्वेश्चन में t इज इक्वल टू
2 सेकेंड पे हमें कैलकुलेट करना था कि कितना होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, हमें कैलकुलेट अगर करना है तो मैं यूज करूंगा फॉर्मूला S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। S इज इक्वल टू, क्वेश्चन में एक बात बोला है, इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, मतलब u की वैल्यू हमारी हो गई 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया 2 इंटू कितने सेकेंड के बाद, तो t इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 इंटू 2, इसको सॉल्व कीजिएगा तो डिस्प्लेसमेंट 2 से 2 कैंसिल, ये आपका आ गया 4 मीटर। ध्यान दीजिए मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज आ गई 4 मीटर, मेरे पास टेंशन फोर्स की वैल्यूज आ गई 24 न्यूटन, और जब मेरे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही मालूम हैं, फोर्स मेरा कांस्टेंट नेचर का है, तो मैं बड़े आराम से वर्क डन का बेसिक जो फॉर्मूला है उससे मैं कैलकुलेट कर लूंगा। तो मैं यहीं पे कैलकुलेट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर वर्क डन की हम लोग बात करें तो पहला पार्ट, वर्क डन बाई टेंशन फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक इज हाउ मच। वर्क डन क्या डिफाइंड होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। फोर्स की वैल्यूज है 24, डिस्प्लेसमेंट आपका है 4 इंटू कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा यहां पे गलतियां होती हैं, आपको मैं पहले समझा चुका हूं कि यहां पे 3 केस आते हैं। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में हो तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन 0 आएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो तो वर्क डन निगेटिव आएगा। यहां पे बस आपको देखना है कि ये जो टेंशन है और जो डिस्प्लेसमेंट है 2 kg के ब्लॉक के लिए क्या ये सेम डायरेक्शन में है, एंटी पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। ध्यान दीजिए मैं आता हूं 2 kg के ब्लॉक के ऊपर। 2 kg के ब्लॉक में टेंशन का फोर्स अपवर्ड में लग रहा है और इसको एक्सेलरेशन भी अपवर्ड है, मतलब अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी हुआ अपवर्ड, मतलब कि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपवर्ड हैं, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री हुआ, सो मैंने यहां लिखा cos 0 और यहां पे वैल्यूज आ गई 24 इंटू 4, cos 0 होता है 1, सो आंसर इज 96 जूल। वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक हमने कैलकुलेट कर लिया 96 जूल। ध्यान दीजिए हमसे पूछा गया है दोनों ब्लॉक पे वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन 3 kg ब्लॉक कितना होगा। सबसे पहले आप क्या नोट डाउन करेंगे कि फोर्स मेरा कितना है। टेंशन फोर्स आया है 24 का, डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 मीटर का, कॉस एंगल देखेंगे। ध्यान दीजिए इस बार मुझे टेंशन फोर्स के द्वारा देखना है कि इस ब्लॉक के ऊपर टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है। टेंशन अपवर्ड डायरेक्टेड है, एक्सेलरेशन डाउन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। सो मैं बोलूंगा इनके बीच का एंगल हुआ 180 डिग्री, और ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, तो एंटी पैरेलल में वर्क डन आपका निगेटिव आता है क्योंकि cos 180 माइनस होगा। सो आपने यहां पे लिख दिया cos 180, सो वैल्यूज आ गई -96 जूल। ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं रिमार्क दूंगा। हमने देखा कि टेंशन फोर्स के द्वारा 2 kg के ब्लॉक पे जो वर्क डन किया गया वो पॉजिटिव वर्क डन किया गया 96 जूल का। हमने दूसरी बात देखी कि वर्क डन टेंशन फोर्स के द्वारा 3 kg के ब्लॉक पे जो किया गया वो निगेटिव आया, -96 जूल आया। मतलब कि
अगर मैं ऐसा बोलता कि वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स ऑन द सिस्टम, तो मेरा आंसर होता 0, क्योंकि टेंशन फोर्स के द्वारा 3 kg पे किया गया कार्य और टेंशन फोर्स के द्वारा 2 kg पे किया गया कार्य जो है मैग्नीट्यूड में तो सेम है, लेकिन साइन इनकी अपोजिट है। इसलिए 3 बातें ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता था वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक, आंसर होता +96 जूल। दूसरा क्वेश्चन वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स ऑन द 3 kg ब्लॉक, आंसर होता -96 जूल। तीसरी बात पूछता वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स ऑन द सिस्टम, आंसर होता 0। तो यहां से एक रिमार्क हमें याद रखना चाहिए कि अगर मैं देखूं एक्चुअल में, तो ये जो टेंशन फोर्स हैं, अगर पूरे सिस्टम की बात करूं तो ये एज अ इंटरनल फोर्स की तरह बिहेव करते हैं, और बोला जाता है कि इंटरनल फोर्स के द्वारा पूरे सिस्टम पे किया गया कार्य जो होगा वो 0 होगा। मतलब अगर टेंशन फोर्स इंटरनल फोर्स की तरह यहां बिहेव कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इंटरनल फोर्स की तरह बिहेव करता है, कई जगह पर फ्रिक्शनल फोर्स भी इंटरनल की तरह बिहेव करता है स्पेसिफिक न्यूमेरिकल स्पेसिफिक कंडीशन में। मतलब मैं बोल सकता हूं कि वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज ऑलवेज 0। एंड यही फंडामेंटल्स है। इंजीनियरिंग में आप एक टॉपिक पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में वर्चुअल वर्क डन का, कि वर्चुअल वर्क मेथड क्या है। मतलब एक सिस्टम पे अगर मैं चर्चा करूं कि इंटरनल फोर्सेस हैं, तो उन इंटरनल फोर्सेस के द्वारा अगर वर्क डन की बात हो तो पूरे के पूरे सिस्टम पे हमेशा 0 आएगा। तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिएगा कि क्वेश्चन में वर्क डन बाय इंडिविजुअल फोर्स और किसी ब्लॉक पे पूछा है या पूरे सिस्टम पे पूछा गया है। आप लोग अच्छे से इस न्यूमेरिकल को नोट डाउन कर लीजिए।